नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। संसद में वही स्थिति दोबारा देखने को मिल रही है, यानी लगातार जो पिछले 2 हफ्ते से जारी था वही तीसरे हफ्ते में भी उसी तरह का शोरगुल, हंगामा, एडजर्नमेंट, यही प्रक्रिया चल रही है। राज्यसभा में उस समय जबरदस्त हंगामा हुआ जब अविश्वास प्रस्ताव, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा होने लगी। उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है विपक्षी गठबंधन ने, इंडिया गठबंधन ने। उसको लेकर जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोलने लगे, तब फिर उसको लेकर जो संसद में, राज्यसभा में काफी हंगामा हुआ। कार्यवाही स्थगित कर दी गई 12 बजे तक के लिए। जगदीप धनखड़ के खिलाफ पहले, अभी तक के इतिहास में पहले उपराष्ट्रपति होंगे, यानी राज्यसभा के सभापति होंगे, जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। अब इस नोटिस पर चर्चा होगी और उसके बाद उस पर वोटिंग होगी। लेकिन जिस तरह से इस मुद्दे पर विपक्ष के निशाने पर जगदीप धनखड़ दिखाई पड़ रहे हैं, वो अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना है और अविश्वास प्रस्ताव का सामना उनको करना पड़ सकता है, क्योंकि नोटिस दिया जा चुका है। लेकिन सत्ता पक्ष उनको जिस तरह से बचाने की कोशिश कर रहा है या उनके पक्ष में लामबंदी कर रहा है, संसदीय कार्य मंत्री जिस तरह से उनके पक्ष में बोल रहे थे, उसको देखते हुए विपक्ष के ये आरोप भी पुष्ट हो रहे हैं कि किस तरह से वो सत्ता पक्ष का पक्ष लेते हुए दिखाई पड़ते हैं उपराष्ट्रपति। और यही आरोप है उन पर लगातार कि विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता, विपक्ष के नेताओं के माइक बंद कर दिए जाते हैं, विपक्ष की बात नहीं सुनी जाती है, उनके नोटिस नहीं स्वीकार किए जाते हैं और सत्ता पक्ष के सांसदों को बोलने का भरपूर मौका दिया जाता है। आज भी वही स्थिति हुई। संसदीय कार्य मंत्री के अलावा भारतीय जनता पार्टी के कई और नेताओं ने भाषण दिया, अपनी बात कही, लेकिन विपक्ष के सांसदों का जब मौका आया तो तुरंत ही उसके बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई। अब इसको लेकर सरकार घिरी हुई है, लेकिन सरकार कई और मुद्दों पर घिरी हुई है। महाराष्ट्र में चुनाव के बाद ईवीएम के मुद्दे पर भी घिरी हुई है और अब महाराष्ट्र के चुनाव में जिस तरह से चुनाव आयोग ने ईवीएम को क्लीन चिट दी है, उसके खिलाफ विपक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहा है। तो ये तमाम खबरें ऐसी हैं जिसमें सरकार और सरकार से भी ज्यादा जो संसद में जिस तरह से पीठासीन अधिकारी यानी लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति घिरे हुए हैं, उसको देखते हुए यह साफ जाहिर हो रहा है कि संसद की कार्यवाही किस तरह से चल रही है और विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है और इससे लोकतंत्र संकट में है। आज भी कांग्रेस पार्टी के साथ साथ इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने संसद परिसर के बाहर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और बहुत ही शालीन तरीके से एनडीए गठबंधन के सांसदों को आज झंडे वितरित किए गए, फूल दिया गया। उनमें राहुल गांधी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी झंडा दिया। एक बार उन देखें आप किस तरह से आज का प्रदर्शन कैसा रहा। हर दिन नए तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि तमाम गंभीर मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है विपक्ष, लेकिन चर्चा की अनुमति नहीं दी जा रही है। विपक्ष के सांसदों को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष के सांसद लगातार बोल रहे हैं, उस पर हंगामा हो रहा है और फिर कार्यवाही स्थगित हो रही है। तो यह देख सकते हैं आप कि किस तरह से राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह को भी झंडा दिया है और इस तरह से आज इंडिया गठबंधन के सांसदों ने एनडीए के सांसदों को फूल और झंडे प्रदान किए हैं। यह विरोध का एक तरीका है, प्रदर्शन है, गांधीवादी तरीका है और कि किसी भी तरह से विपक्ष की बात को सुना जाए। विपक्ष जिस मुद्दे पर, जो देश के हित से जुड़े मुद्दे हैं, उन पर अगर चर्चा की मांग कर रहा है तो उस पर चर्चा कराई जाए, उसका यह तरीका है। रोज नए तरीके निकल रहे हैं अमलेंदु जी, और सबसे बड़ी जो चर्चा की बात है, राज्यसभा की कार्यवाही फिर स्थगित हो गई है, यानी 12 बजे के बाद जब असेंबल हुई उसके बाद दोबारा स्थगित हो गई है। तो लगातार कार्यवाही स्थगित हो रही है। पिछले 2 हफ्ते इसी में निकल गए, आज तीसरा हफ्ता भी है। हालांकि प्रश्नकाल आज लोकसभा में जरूर हुआ, लेकिन राज्यसभा बाधित हो रही है और राज्यसभा के सभापति के खिलाफ नोटिस दिया जा चुका है अविश्वास प्रस्ताव का। तो यह जो प्रदर्शन है, विरोध का तरीका है, विरोध प्रदर्शन का, विपक्ष लगातार अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए है और उसकी मांग है कि इन मुद्दों पर चर्चा कराई जाए।
जी बिल्कुल, इन मुद्दों पर चर्चा कराई जाए और जो देश के मुद्दे हैं वो संसद के अंदर उठें, जिसको जगदीप धनखड़ जो उठने नहीं दे रहे हैं और सत्ता पक्ष उठने नहीं दे रहा, हल्ला उल्ला करके संसद की कार्रवाई स्थिर करवा देता है। तो विपक्ष की यही मांग है लगातार, और विपक्ष यही मांग कर रहा है। और आज नया तरीका विपक्ष ने किया कि वो सारे जो सांसद आ रहे हैं उनको फूल मालाएं, जो वो फूल दिया जा रहा है, तिरंगा झंडा दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने आज राजनाथ सिंह को भी था वो तिरंगा और फूल दिए। तो ये एक विरोध का एक प्रतीक जिस तरीके से है वो दिया गया है। तो ये एक विरोध प्रदर्शन का अपना एक तरीका है, नया तरीका है। और एनडीए के सांसदों को, यानी सत्ता पक्ष के सांसदों को विपक्षी सांसद झंडे और फूल देकर, पुष्प देकर उनको अपना विरोध जता रहे हैं कि किस तरह से वो जिन मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहे हैं उन पर चर्चा नहीं हो रही है, और इसकी वजह से वो अपना गुस्सा, अपना विरोध जता रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं और ये प्रदर्शन लगातार पिछले शीत सत्र की शुरुआत से ही लगातार जारी है। अडानी के मुद्दे पर जिस तरह से अडानी के खिलाफ दुनिया भर में केस दर्ज हुए हैं, गिरफ्तारी के नोटिस जारी हुए हैं, उनकी कंपनियों को जिस तरह से दुनिया भर में उनके ठेके निरस्त हो रहे हैं, कार्रवाइयां हो रही हैं, उस पर भारत में उनके खिलाफ जांच एजेंसियां क्यों खामोश है? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है विपक्ष। और चर्चा की मांग इसलिए कर रहा है कि ये मुद्दे ऐसे हैं जो कि आम जनता से जुड़े हुए हैं, यानी जो सोलर प्लांट्स हैं उनके खिलाफ केस दर्ज हुए हैं। सोलर प्लांट्स के बारे में यहां ये आरोप है कि रिश्वत दिए गए भारत में अधिकारियों को, ताकि बिजली की कीमतें राज्य सरकारें महंगी कर सकें और ग्राहकों से, आम उपभोक्ताओं से उसका ज्यादा पैसा वसूला जा सके। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, और विपक्ष का कहना है कि वो इन पर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार चर्चा से लगातार भाग रही है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर एक बार राज्यसभा फिर स्थगित हुई है, और राज्यसभा के सभापति के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं कि वो विपक्ष के नेता, वो भी एक सत्तारूढ़ पार्टी के एक नेता की तरह से व्यवहार कर रहे हैं। और इसी आरोप के खिलाफ, उनके खिलाफ अब अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। अब तक किसी भी राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस नहीं दिया गया है। यह पहली बार ऐसा होगा जब किसी उपराष्ट्रपति को या राज्यसभा के सभापति को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा। जी ये भी 70 सालों में पहली बार है। जी हाँ, बिल्कुल। मोदी जी के राज में बहुत सी बातें 70 साल में पहली बार हो रही है, तो ये भी 70 साल में पहली बार है कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ जो है वो अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है राज्यसभा के सभापति के खिलाफ। तो ये भी एक कीर्तिमान जो है स्थापित कर रहे हैं जगदीप धनखड़ मोदी जी के सहयोग से। और लेकिन आज भाव भंगिमा जो थी जगदीप धनखड़ की, वो देखने लायक थी समीर जी। और अगर वो हम लोगों के पास विजुअल होगी किस तरीके से उनके खिलाफ जो आया विश्वास का प्रस्ताव, और उस पर जो किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री वो बोलने के लिए खड़े हुए, तो किस तरीके से वहाँ नारे लग रहे थे, मोदी अडानी भाई भाई। और धनखड़ साहब की जो मुसीबत जो आई, किस तरीके से वो उसको दिखा सकते हैं, हम लोग उसको भी दिखाएं कि किस तरीके से सदन के अंदर जो चल रहा है और धनखड़ साहब आज किस तरीके से मुसीबत में घिरे हुए नजर आए। यानी अभी तक तो धनखड़ साहब सरकार को बचाया करते थे, अब सरकार जो है वो खुलकर धनखड़ को बचाने के लिए होती मैदान में। यानी जो दुरभी संधि है एक तरीके से स्पीकर मतलब राज्यसभा के सभापति और सरकार की, वो आज सामने आई। और बिल्कुल कहा उन्होंने, किरण रिजिजू ने, कि वो आज शपथ खाकर आए हैं कि सभापति को बचाया जाएगा। लेकिन उन्होंने एक जो शब्द इस्तेमाल किया समीर जी, उस पर बड़ी हंसी भी आई और बड़ी चर्चा है कि विपक्ष जो लेकर आया है प्रस्ताव उसका वो खंडन करते हैं। तो खंडन क्या करते हैं, मतलब संसदीय कार्य मंत्री क्या शब्दों का इतना भी ज्ञान नहीं है कि खंडन क्या होता है। विपक्ष जो कुछ लेकर आया उसका खंडन, निंदा और खंडन क्या है। कम से कम राजनाथ सिंह को ही खड़ा करवाते तो कल निंदा तो शब्द इस्तेमाल करते कम से कम। तो लगता है कि संसदीय कार्य मंत्री को भी पढ़कर आने की आवश्यकता है अब। जी बिल्कुल। और एक बार देखेंगे उस किस तरह से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोल रहे थे, और उसके बाद फिर कुछ विपक्ष के सांसद भी बोलने को खड़े हुए। उनका नंबर था लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया और फिर कार्यवाही स्थगित कर दी गई। तो वो देखेंगे, हम चाहेंगे कि आप उसको दिखाया जाए। लेकिन उससे पहले जो इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जो नोटिस दिया गया है, ये क्यों दिया गया है, क्या आपत्तियां हैं? लगातार हालांकि विपक्ष उसके बारे में चर्चा कर रहा है और अपने आप में इसकी गंभीरता को समझा जा सकता है कि पहली बार अगर 72 साल के संसदीय इतिहास में अगर किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ, राज्यसभा के सभापति के खिलाफ ये नोटिस दिया गया है, अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही है, तो वो कितना गंभीर मसला है। कांग्रेस की सांसद है रंजीता रंजन, उन्होंने क्या कहा है, एक बार सुनते हैं इस अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को लेकर। बहुत दुखद है, हम लोगों के लिए भी दुखद है। इतिहास में पहली बार होगा कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर के खिलाफ लेके आ रहे हैं। ये पूरे सदन की परंपरा के लिए बहुत दुखद है।
लेकिन उन्होंने हमारे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि रूलिंग पार्टी के सदस्यों को खड़ा किया जा रहा है और उनको खड़ा किया जा रहा है। हम इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे और जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है ताकि सदन एडजॉर्न हो, ताकि सदन नहीं चले। ये इस देश की सबसे बड़ी पंचायत के लिए बहुत दुखद स्थिति है और जो सहने लायक नहीं है। एक विपक्ष का एक सम्मान होता है, आप उनको डिबेट का चांस देते हैं। देश में इतने सारे मुद्दे हैं, आप चाह ही नहीं रहे हैं कि सदन चले, तो ये बहुत दुखद है और निश्चित तौर से हमारे पास रास्ता नहीं था, जिसके कारण हम लोगों को नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आना पड़ा। नो कॉन्फिडेंस मोशन भी सबमिट किया गया है, तो क्या वजह क्या किस प्रकार देखते हैं इसको, आगे कैसे रहेगा? देखिए, हमारा काम था नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आना। 50+ सदस्य होने चाहिए, लगभग 60-65 सदस्य उन्होंने साइन कर चुका और हम लोगों ने सेक्रेटरी जनरल को दे भी दिया है। अब सरकार तय करेगी उन्होंने किस तरह से कार्रवाई करनी। किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया है कि उनके पास नंबर्स हैं और उनका पूरा भरोसा है। नंबर्स होना हम भी जानते हैं, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन आना ये एक अलग बात है। ये देश के इतिहास में पहली बार होगा, तो थोड़ा सा भी ज़मीर है तो सरकार को सोचना चाहिए कि वो किस तरह से, एक तरफ पूरी देश की सारी एजेंसीज को तो आप अपने तरीके से चलाना चाह रहे हैं, जो ब्राइब हुआ, जो घोटाले हुए, भ्रष्टाचार हुए, उसके बाद भी आंख बंद कर बैठे हैं। मणिपुर पे आप चुप्पी साध लेते हैं, अडानी पे चुप्पी साध लेते हैं, आज आप सदन को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। ये लोकतंत्र का सदन है, इसको हम डेमोक्रेसी को आपके तानाशाही से नहीं चलवाने देना चाह सकते। ये कह सकते हैं कि पानी सर से ऊपर है, ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है, इसको स्वतंत्र रहना चाहिए और इसको स्वतंत्र रखने के लिए विपक्ष को जो भी करना पड़ेगा वो करेगी। तो विपक्ष जो भी करना पड़ेगा, और बताया रंजीता रंजन ने कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि राज्यसभा के सभापति के खिलाफ जिस तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, पहली बार ये है। इसका मतलब उसकी गंभीरता को इसी बात से समझा जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जिस तरह से आरोप लगते हैं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के ऊपर कि वो सरकार को बचाने का प्रयास करते हैं, सरकार के पक्ष में बोलते दिखते हैं, जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं उनको ज्यादा मौका देते हैं, रोक टोक नहीं करते, लेकिन विपक्षी सांसदों के साथ उनका व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। यही आरोप है जिनकी वजह से उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जैसा बड़ा कदम उठाया है विपक्ष ने। और आज वो स्थिति तब दिखाई पड़ रही है कि किस तरह से संसदीय कार्य मंत्री खुद उपराष्ट्रपति के पक्ष में इतना धारदार तरीके से बोल रहे हैं, पूरा विपक्ष उनके समर्थन में खड़ा है। और जैसा अभी अमलेंदु जी कह रहे थे कि अब तक वो सरकार का बचाव करते रहे, अब सरकार उनका बचाव कर रही है। तो ये बहुत गंभीर मसला है, चूंकि सत्ता पक्ष की तरफ से भले ही वो पहले भारतीय जनता पार्टी में रहे हो या उनकी निष्ठा किसी भी पार्टी की तरफ रही हो, ये किसी भी पीठासीन अधिकारी के लिए होता है, लोकसभा अध्यक्ष हो चाहे राज्यसभा के सभापति हो, लेकिन इस पद पर बैठने के बाद उनकी अपनी जो वैचारिक निष्ठा होती है वो नहीं रहती है। उनकी पूरी निष्ठा जो है वो उस सदन के प्रति होती है। लेकिन उसी का यही आरोप है विपक्ष का कि उस चीज को बिल्कुल नहीं फॉलो कर रहे हैं, ना तो लोकसभा अध्यक्ष और ना ही राज्यसभा के सभापति, और इसीलिए विपक्ष मजबूर हुआ है उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। आज किस तरह से अविश्वास प्रस्ताव के मामले पर किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने किस तरह से उपराष्ट्रपति का बचाव किया, जगदीप धनखड़ का बचाव किया, एक बार देखते हैं। और उसी समय विपक्ष के सांसदों को जब बोलने का मौका फिर नहीं मिला, कल भी ऐसा ही हुआ था। और तमाम ऐसे मुद्दे जो विपक्ष के ऊपर सत्ता पक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं और जिसके जो कई बार लगे हुए हैं, लेकिन उन आरोपों को लेकर उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा विपक्ष का कहना है, उनको बोलने का जमकर मौका दिया गया और उसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। आज फिर ऐसे ही हुआ। एक बार सुनते हैं कि किस तरह से सदन की कार्यवाही स्थगित की गई और विपक्ष के नेताओं को आज भी बोलने का मौका नहीं मिला। सर, भारतीय लोकतंत्र में 72 साल बाद एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके इस देश को सेवा करने का काम किया है। इस राज्यसभा सदन का सभापति के रूप में पूरा देश देख रहा है किस तरीके से उपराष्ट्रपति महोदय ने इस सदन का गरिमा को रखा है। और हम शुरू से देख रहे हैं कि
गरिमा को ध्यान रखते हैं। आप लोगों ने, मैं नाम लेकर कह सकता हूं, टेलीविजन में बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। आप चेयर को अगर इज्जत नहीं दे सकते हैं तो इस सदन का सदस्य होने का कोई अधिकार नहीं रखते हैं आप। हम लोग सब कसम खा के आए हैं, शपथ लेके आए हैं, इस सदन का सदस्य का और सरकार में मंत्री के रूप में हमने शपथ खाए हैं। इस देश का सोवरेनिटी का, इस देश का यूनिटी को रक्षा रखने के लिए हम शपथ लेके आए हैं। उपराष्ट्रपति के पद को, उपराष्ट्रपति का गरिमा को अगर आप लोग अटैक करेंगे तो हम बिल्कुल बचाव करेंगे और आप लोगों का जो इंटेंशन है इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। आज जब सोनिया गांधी जी और सोरोस का लिंक का जो नाम आ रहा है, हमने ये लिंक नहीं किया है, ये रिपोर्ट हमारा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय जगत में, पूरा दुनिया में ये रिपोर्ट पढ़ रहा है। कांग्रेस का नेतृत्व और सोरोस का OCCRP का जो लिंक है, ये देश के सामने में है। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। देश के विरोध में काम करने वाले, भारत के खिलाफ काम करने वालों के साथ आप लोग तालमेल में रहते हैं। जो जोश सोरोस बोलते हैं, आप लोग भारत में वही भाषा बात करते हैं। हम लोग पूरे इस सदन में जितने भी मेंबर हैं, हम लोग भारत के नाम में एक साथ यूनिटी खड़ा करना चाहिए। आप भारत विरोधियों के साथ खड़ा रहते हो, आप भारत को नुकसान पहुंचाने वाले के साथ में खड़ा रहते हो और फिर आप चेयरमैन के खिलाफ में नोटिस देते हो। ऐसा चेयरमैन मिलना मुश्किल है। हमारा आदरणीय जगदीप धनखड़ जी एक ऐसा नेता है जो इस पद में रह करके भी और इस पद के बाहर भी हमेशा किसानों के लिए बात किया है, हमेशा गरीब तबकों के लिए बात किया है। इस देश को, संविधान को, हमारे देश का जो संविधान है इसको रक्षा करने के लिए हर समय उपराष्ट्रपति जी ने पहल किया है। हम लोग गर्व है आदरणीय जगदीप धनखड़ जी राज्यसभा चेयरमैन के रूप में इस कुर्सी पे आसीन है। हम लोग फख्र महसूस करते हैं और चेयर के खिलाफ कोई भी आप लोग काम करेंगे, इस तरह का नोटिस देने का नाटक करेंगे, हम लोग इसको कामयाब होने नहीं देंगे और पूरा कांग्रेस पार्टी माफी मांगना चाहिए। सोरोस और कांग्रेस नेतृत्व के बीच में क्या रिश्ता है, वो रिश्ता जो है सदन के सामने में आप लोग बताइए और देश के सामने में माफी मांगना चाहिए। मैं सर ये कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों का जो हरकत है उसका मैं खंडन करता हूं सर। तो ये कार्यवाही किस तरह से संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू बोल रहे थे और उसके बाद फिर जब विपक्ष के सांसदों का मौका बोलने की बारी आई, उसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। और यही इस तरह से लगातार संसद की कार्यवाही बाधित हो रही है। विपक्ष का यह कहना है कि बाधित हो रही है सत्ता पक्ष के लोगों की वजह से, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि विपक्ष के सांसदों की वजह से कार्यवाही बाधित हो रही है। दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है राज्यसभा की कार्यवाही, लेकिन जो विपक्ष की तरफ से अब अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा ये जगदीप धनखड़ को, राज्यसभा के सभापति को, वो अपने आप में एक अनोखा मामला होगा, पहला मामला होगा। उनको अपनी जो इस निष्ठा है, जो एक सदन के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, उस पर सवाल उठ रहे हैं और इस कदर सवाल उठे कि आखिरकार उनको अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ रहा है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये, चूंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ तो अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस कई बार दिए गए हैं, हालांकि कभी पारित नहीं हुए हैं, लेकिन राज्यसभा के सभापति के मामले में यह पहला मौका है जब उनको नोटिस दिया गया है। और उसके लिए सबसे बड़ा जो आरोप है विपक्ष का, वो यही है कि सत्ता पक्ष के लोगों के साथ किस तरह से भेदभाव किया जाता है, विपक्ष के लोगों के साथ सत्ता पक्ष के लोगों की तरफदारी की जाती है।
कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पर खुलकर कह दिया कि इतना पक्षपाती सभापति हमने कभी नहीं देखा, और जाहिर सी बात है कि विपक्ष की यही नाराजगी अब उस मुहाने तक आ गई है कि इनको अविश्वास प्रस्ताव तक का सामना करना पड़ रहा है। तो यह बड़ा मामला है, लेकिन इस मामले में जिस तरह से सत्ता पक्ष की ओर से दलीलें दी जा रही हैं, जिस तरह से उपराष्ट्रपति के सभापति के पक्ष में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, वो दोनों के बीच किस तरह का संबंध है, किस तरह से एक दूसरे का वो पक्ष ले रहे हैं, वो साफ दिखाई पड़ रहा है। और यही आरोप है विपक्ष का, जो लगातार आरोप लगा रहा है। तो ये एक गंभीर मसला है। हालांकि आज लोकसभा की कार्यवाही चल रही है, लेकिन अभी तक लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही स्थगित होती रही। तीसरा हफ्ता है शीत सत्र का, बाधित हो रहा है। अडानी के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है विपक्ष, मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन कोई भी मांग स्वीकार नहीं की जा रही है। जी, कोई भी मांग स्वीकार नहीं की जा रही है और लगातार गतिरोध बना हुआ है। और आज जो कांग्रेस के उपनेता हैं राज्यसभा में प्रमोद तिवारी, उन्होंने कहा भी किरण रिजिजू के उस पर कि किरण रिजिजू कौन होते हैं कि कास्ट और धर्म के आधार पर जो है ये बताए कि विपक्ष को क्या करना क्या नहीं करना, राज्यसभा का सभापति कौन है कौन नहीं है। और जिस तरीके से जगदीप धनखड़ जो बीजेपी के एजेंट की तरीके से काम कर रहे हैं, उसको लेकर काफी ज्यादा विपक्ष में रोष है, और इसीलिए जो है वो अविश्वास प्रस्ताव दिया गया है। समीर जी देखिए, ये सिर्फ राज्यसभा के सभापति नहीं है जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति भी हैं। तो ये 70 सालों में पहली बार इस तरीके से हो रहा है कि उपराष्ट्रपति जो है उसको राज्यसभा में जो सभापति भी है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर विपक्ष आया है, और 71 सांसदों ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। और सदन के अंदर जो है वो चर्चा जब इस पर होगी तो उस समय जगदीप धनखड़ को उस कुर्सी से हटकर नीचे बैठना पड़ेगा। फिलहाल तो अभी 12 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो जगदीप धनखड़ डाइस पे नहीं थे, बल्कि आसंदी पर उस समय फिर हरिवंश जो उपसभापति हैं वो मौजूद थे। और जेपी नड्डा ने जैसे ही बोलना शुरू किया, जेपी नड्डा ने अपनी बात रखी जो कि इसी पे थी किरण रिजिजू की तरीके से ही, और उसके बाद फिर जो थी वो दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई राज्यसभा। जी बिल्कुल, तो दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई और अब अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा जगदीप धनखड़ को। और किस तरह से जो आरोप लग रहे हैं, गंभीर आरोप लग रहे हैं, और आज भी जिन परिस्थितियों में जिस तरीके से राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है, उसे विपक्ष एक बार फिर अपने प्रमाण के तौर पर दे रहा है कि किस तरह से सत्ता पक्ष के सांसदों के साथ व्यवहार होता है और विपक्ष के सांसदों के साथ होता है। सुनते हैं एक बार कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य प्रमोद को, वो भी उस समय मौजूद थे सदन में, और जिस समय किरण रिजिजू बोल रहे थे अपनी पूरी बात कहने का उनको मौका दिया जा रहा है। और केवल उन्हीं को नहीं, वो तो संसदीय कार्य मंत्री हैं, बीजेपी के तमाम सदस्यों को लगातार मौका दिया जा रहा है। कल भी ऐसा ही हुआ, और विपक्ष के सदस्य जैसे ही बोलने को खड़े हुए वैसे ही स्थगित कर दी गई राज्यसभा की कार्यवाही। सुनते हैं प्रमोद तिवारी ने क्या कहा। राज्यसभा में आज हमने भी देखा, पत्रकार दीर्घा में सारे पत्रकार बैठे थे, उन्होंने भी देखा, सदन की कार्रवाई भी देखी। आते ही चीफ व्हिप इशारा करते हो, पूरी सरकार खड़ी हो जाती है, सत्ता पक्ष खड़ा हो जाता है और सब लोग सदन में व्यवधान देते हैं। मेरा एक आकलन है, मुझे ऐसा लगता है कि मौजूदा सरकार संविधान पर चर्चा नहीं कराने देना चाहती, जो 2 दिन निर्धारित है। इसके लिए वातावरण लगाया जा रहा है। मैं किरण रिजिजू जी को समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, आप उपराष्ट्रपति को उसके जाति और धर्म के हिसाब से बांधेंगे? वो पद ऐसा है जिसकी गरिमा के खिलाफ है ये। और अगर मैं कहूं कि आप नेता विरोधी दल को इसलिए नहीं बोलने देते क्योंकि वो दलित समुदाय से आते हैं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगाता हूं कि वो दलित विरोधी। सर आपको बोलने के लिए कहा गया था। मैंने खड़े होकर यही कहा कि संविधान विरोधी है ये सरकार, हम संविधान को मानने वाले हैं। और उसके बाद माइक बंद कर दिया गया, जो कुछ भी आ पाया हो कार्रवाई में। लेकिन जब उनको जितना मौका दिया गया था, कम से कम उसका आधा तो मुझे दिया जाता। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि ये सरकार इसलिए नहीं बोलने देती नेता विरोधी दल को क्योंकि वो दलित समुदाय से आते हैं, 50 वर्ष का उनका अनुभव है, वरिष्ठतम है इस हाउस में। तो ये दलितों का जो अपमान किया, इसकी कीमत भाजपा चुकाएगी। किरण रिजिजू जी ने सीधे तौर पर आज सोनिया गांधी जी और जॉर्ज सोरोस का नाम लिया है। इसीलिए तो नहीं हो रही चर्चा, क्योंकि अडानी और मोदी का जो रिश्ता है
वो खुल न जाए, इसीलिए तो नहीं बात हो रही। अडानी ने यहां 23,000 करोड़ रुपए रिश्वत किसको दी, और उस पर चर्चा करा ले, हम बताएंगे कि सरकार में बैठे हुए सरकार चलाने वाले लोगों को दी। तो ये आरोप है लगातार। और इस जो विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है उसमें कांग्रेस पार्टी के अलावा इंडिया गठबंधन के घटक दलों के अलावा टीएमसी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी यानी पूरा विपक्ष एकजुट होकर यह नोटिस दे रहा है। तृणमूल कांग्रेस की और सभी की शिकायत यही है कि विपक्ष के सांसदों के साथ एक दोहरा बर्ताव किया जाता है। सत्ता पक्ष के सांसदों के साथ अलग व्यवहार होता है और विपक्ष के सांसदों के साथ अलग व्यवहार होता है। न केवल उनको बोलने के कम मौके दिए जाते हैं, उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं, बल्कि जब विपक्षी सांसद बोलते हैं तो फिर उस समय चेयरपर्सन खुद भी उसमें इंटरप्ट करते रहते हैं, यानी व्यवधान डालते रहते हैं। ऐसे आरोप लगे हुए हैं। सुनते हैं टीएमसी की राज्यसभा सदस्य सुष्मिता देव का क्या कहना है, और इस मामले पर यह पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट है जो अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। सभा चेयरमैन के खिलाफ रिजिजू साहब ने उस पर बात भी करी है, क्या करें? देखिए, ये सरकार एक मिली भगत है। ये एनडीए अलायंस जो है ये नेशनल डिजास्टर अलायंस है। इनका एक ही उद्देश्य है कि सदन के अंदर, राज्यसभा की मैं सदस्य हूँ, कि सदन के अंदर कोई चर्चा ना हो। आज तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 2 जीरो आवर महत्वपूर्ण थे। एक गरीबी पर था, एक फर्टिलाइजर के बढ़ते हुए दाम पर था। दोनों को आज होने नहीं दिया। वो नो कॉन्फिडेंस पे बोले और बोले 72 साल में ये नहीं हुआ। भाई, आजादी के बाद हमने ये कभी नहीं देखा कि जो पार्टी सत्ता में है वो सदन को रोक रही है। इसका एक ही कारण है कि वो उन विषयों पे चर्चा नहीं चाहते जिन विषयों से जनता की बात सदन में आए। ये कभी नहीं हुआ देश के इतिहास में। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को तो शर्म आनी चाहिए, वो पार्लियामेंट नहीं चला पा रहे हैं। हम बार बार ही कह रहे हैं सदन को चलाओ, सदन को चलाओ, पर वो ना महंगाई पे चर्चा करना चाहते हैं, ना फर्टिलाइजर पे चर्चा करना चाहते हैं, ना मूल्य वृद्धि पे चर्चा करना चाहते हैं। तो 72 साल में तो बीजेपी ने नया रिकॉर्ड किया सदन रोकने का। अगर आप लोग राज्यसभा चैनल, संसद टीवी देखेंगे तो ये पहले खड़े हो जाते हैं। लोगों को लोगों ने इनको सदन में क्यों भेजा है? ये वाइस प्रेसिडेंट को की सुरक्षा के लिए भेजा है कि लोगों की सुरक्षा के लिए भेजा है? अगर लोगों की बात करना चाहे, हम तैयार हैं, सदन चलाइए। तो ये सुष्मिता देव जो तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य हैं, उनका कहना है पूरे विपक्ष के सभी सदस्यों का यही आरोप है कि किस तरह से सत्ता पक्ष के लोग व्यवधान डाल रहे हैं, और किरण रिजिजू जिस तरह से बोल रहे थे वो अब उन्हीं के ऊपर भारी पड़ता दिखाई पड़ रहा है। तमाम ऐसी बातें उन्होंने कही हैं, और सदस्यों को लेकर जो विपक्ष के सांसद हैं सीधे तौर पर वो ये बताना चाह रहे हैं कि सदन में उन्हीं मुद्दों पर चर्चा होगी जिन मुद्दों पर सरकार चाहेगी या सरकार के पक्ष में होगी। सरकार के खिलाफ अगर कोई मुद्दा है तो उस पर चर्चा नहीं होगी। यह बात कहते हुए बिल्कुल साफ तौर पर वो सुनाई दे रहे थे, और उसको लेकर एक बार फिर वो निशाने पर हैं। और उनको जिस तरह से ये विपक्ष जो अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस ला रहा है, उसके यही सारे आरोप है कि सत्ता पक्ष के लोगों को हर बात बोलने का मौका दिया जाता है, और उनके जो आपत्तिजनक बातें होती हैं, आपत्तिजनक सवाल होते हैं, शब्द होते हैं, नाम लेते हैं, उसको भी कार्यवाही से नहीं निकाला जाता। ढेरों आरोप है, और जाहिर सी बात है कि कितने गंभीर आरोप हैं, कितना विपक्ष उससे परेशान है जो उनके खिलाफ अब अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहा है। अमलेंदु जी। बिल्कुल, देखिए समीर जी, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सुष्मिता देव तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा के सदस्य हैं। जगदीप धनखड़ का जब चुनाव हुआ था, तृणमूल कांग्रेस ने उसमें जगदीप धनखड़ का समर्थन किया था विपक्ष के खिलाफ जाकर। यानी जिनके वोटों से जीत कर आए जगदीप धनखड़, वो भी जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात जगदीप धनखड़ के लिए नहीं हो सकती। और सुष्मिता देव तो साफ तौर पर कह रही है कि किरण रिजिजू को शर्म से मर जाना चाहिए, इस तरह की बातें कर रही हैं। तो यानी जो है ये शर्म की बात अब किसको आनी चाहिए, किसको नहीं आनी चाहिए, वो एक अलग का मसला है। लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को शर्मिंदगी जरूर महसूस होनी चाहिए, और जगदीप धनखड़ साहब को तो निश्चित तौर पर शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए कि वो
जिस पद पर बैठे हुए हैं उस पद के साथ वो अन्याय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और इस यही वजह है कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। आज तक किसी भी राज्यसभा के सभापति के खिलाफ यह नहीं लाया गया, क्योंकि राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति होता है और पदेन रूप से वो राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, सभापति होता है, वो मुख्य रूप से उपराष्ट्रपति है, यानी उपराष्ट्रपति के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है और ये पहली बार हो रहा है। जबकि जो तमाम मौके ऐसे आए कि पूर्ण बहुमत की सरकारें रहीं, गठबंधन की सरकारें रहीं, अलग अलग पार्टियों की सरकारें रहीं, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है और इसके पहले भी रही है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो, नोटिस दिया गया हो और उसको हटाने की मांग की जा रही हो। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है साफ तौर पर कि आधिकारिक रूप से यह कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से कि उसको इन पर भरोसा नहीं है। बहुत गंभीर मुद्दा है और इस मुद्दे पर अब घिरे तो दिखाई पड़ रहे हैं सीधे तौर पर जगदीप धनखड़। कई ऐसे मौके आए और पिछले लोकसभा में किस तरह से दोनों ही सदनों में विपक्ष के नेताओं को बाहर किया गया, लेकिन अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह विपक्ष की मजबूत मौजूदगी है, इसलिए उनको इस तरह से बाहर नहीं किया जा रहा है। अगर कहीं दोनों जगह इस तरह ऐसा बहुमत रहता एनडीए का जिस तरह से कि पिछली बार था, तो शायद वही मौका, फिर वही स्थिति फिर आती कि सदस्यों को ही सीधे बाहर कर दिया जाता, उनको निलंबित कर दिया जाता। हाँ, वो स्थिति अब ना राज्यसभा में रह गई है और ना स्थिति वो अब लोकसभा में है, तो इसलिए ये नहीं हो पा रहा है, वरना इस बार भी वही किया जाता जो पिछली बार किया गया था। यही संकट अब बीजेपी को सता रहा है कि पिछली बार जो किया था वो इस बार नहीं कर पाएंगे और बुरी तरीके से घिरे हुए यहाँ जो है वो मोदी जी घिरे नजर आते हैं और मोदी जो घिरे लेकिन साथ साथ घिर गए हैं अब जगदीप धनखड़। और समीर जी 70 सालों में इस तरीके से अपमान जो है वो किसी भी उपराष्ट्रपति का नहीं हुआ होगा, जिसके लिए उसने खुद तैयारी की हो, यानी जगदीप धनखड़ साहब ने इस अपमान के लिए खुद तैयारियां की। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के स्वयंसेवक बनकर वो सदन को चला रहे थे, उसके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है विपक्ष। जी बिल्कुल, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है और विपक्ष के नेताओं का लगातार ये कहना है, अगर दिग्विजय सिंह ने 2 दिन पहले ये कहा था और बहुत गंभीर आरोप लगाया कि उन्होंने 1977 से और राजनीति में है, राजनीतिक जीवन में उन्होंने राज्य में भी विधायक रहे हैं और केंद्र में सांसद भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने इतना पक्षपाती राज्यसभा का सभापति कभी नहीं देखा। उस बाइट को सुनाना चाहेंगे और इसके अलावा भी विपक्ष के तमाम नेता जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह से विपक्ष के नेताओं के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया रहता है सभापति का, जगदीप धनखड़ का, वो साफ दिखाई देता है। और अब जिस तरह से सरकार उनके पक्ष में दिखाई पड़ रही है, तो ये बिल्कुल एक बार्टर सिस्टम दिखाई पड़ रहा है कि उन्होंने सत्ता पक्ष का बचाव किया और अब सत्ता पक्ष उनका बचाव कर रहा है। संख्या बल में भले ही ये अविश्वास प्रस्ताव पारित हो या ना हो, लेकिन अपने आप में एक बड़ा संदेश इसमें छिपा हुआ है कि इस पे किस तरह से सभापति के खिलाफ पूरा का पूरा विपक्ष अविश्वास जता रहा है, यानी उसको भरोसा नहीं है, वो उसको पक्षपाती मान रहा है। यह अपने आप में एक बड़ी घटना है कि अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस विपक्ष की ओर से दिया गया है। अब इस अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा, लेकिन विपक्ष के निशाने पर चाहे वो राज्यसभा के सभापति हो या फिर लोकसभा अध्यक्ष हो, इस तरह से अगर उनके ऊपर पक्षपात के आरोप लगते हैं और दोनों पर लग रहे हैं, तो ये अपने आप में ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि ये माना जाता है कि भले ही बहुमत के साथ उनका निर्वाचन होता है, लेकिन इस पद पर बैठने के बाद वो सदन को चलाने की जिम्मेदारी होती है और उसमें किसी भी पार्टी का, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी हो चाहे विपक्षी पार्टी हो, किसी का पक्ष लेने की उम्मीद उनसे नहीं की जाती है। जी बिल्कुल, किसी की उम्मीद ये नहीं की जाती कि वो किसी पक्ष में रहेंगे, किसी विपक्ष में रहेंगे, बल्कि सोमनाथ चटर्जी तो लोकसभा के स्पीकर थे समीर जी, और उनकी पार्टी ने उनसे कहा कि आप लोकसभा का स्पीकर पद छोड़ दीजिए। जब वो वापस लिया यूपीए से वाम दलों ने अपना समर्थन, उन्होंने छोड़ने से इनकार कर दिया कि अब जब हम चुन लिए गए उसके बाद हम किसी
पार्टी के अब सदस्य नहीं है, और उसी तरीके से चलाया। इसी तरीके से पीए संगमा, उन्होंने भी बहुत कायदे से चलाया लोकसभा को। जीएमसी बालयोगी, जबकि वो तो पहली बार ही चुनकर आए थे लोकसभा के सदस्य, और उन्होंने बहुत कायदे से सदन चलाया। यानी एक बड़ी लंबी परंपरा है। बलराम जाखड़ ने किस तरीके से चलाया, ये एक लंबी परंपरा है। यहाँ भी सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन से लेकर के और कृष्णकांत तक जैसे लोग जो है यहाँ रहे हैं, और हामिद अंसारी तक रहे, किस तरीके से सदन चलाया। यहाँ तक कि इनसे बेहतर जो है कम से कम कहा जाए तो वेंकैया नायडू ने चलाया। वो भी बीजेपी के, वो तो अध्यक्ष रह चुके थे बीजेपी के। और ये तो जो है ये खुद आरएसएस को इस बारे में उल्टा सीधा कह चुके हैं। जगदीप धनखड़ राजस्थान की विधानसभा में, जब ये विधानसभा के सदस्य थे, एमएलए थे। तो यानी जिस तरीके से धनखड़ ने चलाया है, वो धनखड़ ने बहुत गलत तरीके से सदन चलाया है। और देखिए, इससे ज्यादा अपमान क्या होगा कि जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी समीर जी, तो सत्ता पक्ष तो वाहवाही करेगा, लेकिन विपक्ष जो है इनकी किस तरीके से खाल खींचेगा, ये आप देखिए। खड़गे क्या क्या बोलेंगे, मनोज झा क्या क्या बोलेंगे, संजय सिंह क्या क्या बोलेंगे, प्रोफेसर रामगोपाल यादव क्या क्या बोलेंगे, सुष्मिता देव क्या क्या बोलेंगी। आप तसव्वुर कर सकते हैं इसका कि किस तरीके से जगदीप धनखड़ के सारे क्रियाकलाप जो हैं, और जिनको विपक्ष कुकर्म कह रहा है, वो किस तरीके से भरे सदन में खोले जाएंगे। और जगदीप धनखड़ की मजबूरी होगी कि वो बैठकर उस समय उनको सुने, भले ही ये प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव गिर जाए। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव मोदी सरकार के खिलाफ आया था पिछले उसमें लोकसभा में, मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई थी। तो लेकिन तब भी था कि साहब बहुमत, नंबर तुम्हारे पास, अरे नंबर आपके पास होंगे, लेकिन किस तरीके से नरेंद्र मोदी बेइज्जत हुए कि अविश्वास प्रस्ताव आया। तो यही बेइज्जती जो है काफी है कि अविश्वास प्रस्ताव आ गया जगदीप धनखड़ के खिलाफ। 70 सालों में पहली बार राज्यसभा के सभापति के खिलाफ, उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है। इससे बड़ी बेइज्जती जो मुझे लगता है कोई जगदीप धनखड़ की नहीं हो सकती। उनको अपने जो कार्यप्रणाली है उस पर निश्चित तौर पर विचार करना होगा। जी बिल्कुल। तो ये अविश्वास प्रस्ताव आना ही, विपक्ष का उनके खिलाफ अविश्वास जताना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो प्रस्ताव पारित होता है, नहीं पारित होता है, वो अलग मुद्दा है। अगर राज्यसभा में पारित भी हो जाता है तो लोकसभा में नहीं पारित हो पाएगा, क्योंकि दोनों ही सदनों से उसको सामान्य बहुमत से पारित कराना होता है। लेकिन अपने आप में एक बड़ा संदेश है कि किसी पीठासीन अधिकारी पर, राज्यसभा के सभापति पर इस तरह का आरोप विपक्ष लगाए, और पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट होकर लगाए, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश देता है। निश्चित तौर पर यह सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है, और लोकतंत्र के लिए भी ये शुभ संकेत नहीं है। यही बात विपक्ष कह रहा है, लगातार उस मुद्दे को उठा रहा है, और बार बार इस सवाल आ रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही भी अब दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही तो स्थगित कर ही दी गई थी पहले से ही, लेकिन लोकसभा में आज विपक्ष की एक मांग तो पूरी हुई। लगातार विपक्ष मांग कर रहा था, और कल ही अभी प्रियंका गांधी ने भी कहा था कि जब से हम लोग शीत सत्र शुरू हुआ है तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भी दिन दिखाई नहीं पड़े हैं। लेकिन आज वो जरूर दिखाई पड़े लोकसभा में, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही भी अब दिन भर के लिए स्थगित हो चूकी है। जी, लोकसभा की कार्यवाही भी स्थगित हो चुकी है समीर जी, और ये काफी ज्यादा बढ़ गया है मामला। और हालांकि नरेंद्र मोदी आज थोड़ी देर के लिए सदन में पहुंचे, क्योंकि लगातार ये नारे लग रहे थे नरेंद्र मोदी सदन में आओ, अडानी पर चर्चा कराओ। तो सदन में तो आ गए, लेकिन अडानी पर चर्चा नहीं होगी, यही मसला है। और विपक्ष कह रहा है कि अडानी पर चर्चा कराओ, तो नरेंद्र मोदी अडानी पर चर्चा से भागते हुए नजर आ रहे हैं समीर जी। और अब एक दूसरा मुद्दा एक और है जिस पर सरकार भागती हुई नजर आ रही है, और उस पर चुनाव आयोग भी घेरे में दिखाई पड़ रहा है। ईवीएम मशीनों को लेकर और वीवीपैट मशीनों के मिलान का मुद्दा, जो महाराष्ट्र में जिसकी शिकायत चुनाव आयोग से की गई थी, चुनाव आयोग ने हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी उस मुद्दे पर पूरी तरह से ईवीएम को क्लीन चिट दे दी। लेकिन विपक्ष उसके इस क्लीन चिट से सहमत नहीं है, उसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। जाने की तैयारी नहीं, सुप्रीम कोर्ट में उस मुद्दे को लेकर जा रहा है विपक्ष, और लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरे हुए है। आरोप लग रहे हैं चुनाव आयोग पर कि किस तरह से पूरी चुनावी प्रक्रिया को उसने पक्षपातपूर्ण बना दिया, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में जो चुनाव के नतीजे आए हैं वो उसी का परिणाम है। तो इसको लेकर भी लगातार ये सवाल उठ रहे हैं, और अब विपक्ष इस मुद्दे को, जब चुनाव आयोग ने क्लीन चिट दे दी, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। तो इस मुद्दे पर भी लगातार चर्चाएं जारी हैं, और महाराष्ट्र में अब जिस तरह से जमीन पर उतरकर आम जनता इसका विरोध कर रही है, वो बहुत गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। यानी पूरी चुनावी प्रक्रिया में बदलाव की बात कर रही है। राजनीतिक दलों के अलावा, विपक्षी नेताओं के अलावा अब जनता भी ईवीएम के खिलाफ, ये ईवीएम से चुनाव ना हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो, इस मुद्दे पर अब सड़कों पर उतर आई है। जी बिल्कुल, इस मुद्दे पर
जनता सड़कों पर उतर रही है और लगातार जो इसको लेकर ईवीएम पर लेकर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग ने वही रटा रटाया अपना जवाब दिया है जो उसके रटा रटाया जवाब होता है। लेकिन समीर जी, जिस तरीके से जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है, अब विपक्ष ने तैयारी कर ली है कि इलाज जो है वो राजीव कुमार का भी किया जाना है। यानी अब अगला निशाना जो है राजीव कुमार होंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर संवैधानिक संस्थाओं के मुखिया जो वो काम करने लगे हैं, ये काफी ज्यादा चिंता का विषय विपक्ष का ऐसा कहना है। और विपक्ष अब इनका इंतजाम ठीक करने पर लगा है। जगदीप धनखड़ लगता है कि आज के बाद थोड़े से ठीक होंगे और होना चाहिए, क्योंकि जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा उस पर जिस तरीके से चर्चा होगी और पूरा देश सुनेगा, पूरी दुनिया सुनेगी कि जगदीप धनखड़ के लिए विपक्ष क्या क्या उपाय इस्तेमाल कर रहा है, तो शायद हो सकता है कि थोड़ी बहुत शर्म आए। जिस शर्म की बात जो थी वो सुष्मिता देव कर रही थी। लेकिन ईवीएम को लेकर जिस तरह की चीजें आ रही हैं, और सिर्फ ईवीएम नहीं बाकी चुनावी धांधलियां जो उनको लेकर भी अब इंडिया गठबंधन के जो सदस्य हैं, महाविकास अघाड़ी के लोग हैं, वो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। और इस पर नाना पटोले से लेकर विजय वडेट्टीवार तक, प्रियंका चतुर्वेदी से लेकर अरविंद सावंत तक, इन सबके इस पर बयान आए हैं। पप्पू यादव का भी जो है इस पर बयान आया है, वो भी हम सब सुनवाएंगे कि कौन कौन इस पर क्या क्या कह रहा है। बिल्कुल सुनते हैं प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना की सांसद है, राज्यसभा सदस्य है, क्या कहा है उन्होंने। अगला कदम अब महाविकास अघाड़ी का, इंडिया गठबंधन का ईवीएम को लेकर और चुनावी प्रक्रिया को लेकर क्या होगा, जबकि महाराष्ट्र में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के मिलान को लेकर क्लीन चिट दे दी है चुनाव आयोग ने। अब अगला कदम है सुप्रीम कोर्ट में, इसको ले जाएगा महाविकास अघाड़ी। क्या कह रही है प्रियंका चतुर्वेदी, सुनते हैं एक बार। चुनाव को लेकर भी हुई है और महाराष्ट्र को भी लेकर हुई है, और मैं मानती हूं कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है, खास करके क्योंकि फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी ये बात कही है कि जो वोटर टर्नआउट इतना बढ़ जाता है, इतना मिसमैच होता है नंबर्स में, उस पर चेकिंग होनी चाहिए। लोग वोटर रोल में ऐड हो जाते हैं, करीब 46 लाख पीपल वर एडेड महाराष्ट्र के इलेक्ट्रल रोल में। कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता है, क्योंकि जब वोटर लिस्ट आती है, जिन लोग को हम ऐड कर रहे हैं, जो सही मायने में वोटर लिस्ट में ऐड होने चाहिए, वो ऐड नहीं होते हैं, और पता नहीं कहां से। तो ये सारा क्लैरिटी जो हम सीख कर रहे थे इतने दिनों से इलेक्शन कमीशन से, हमें उम्मीद है कि अब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इलेक्शन कमीशन क्लैरिफाई करेगा। तो ये पूरी चुनावी प्रक्रिया पर विपक्ष सवाल उठा रहा है और उसको लेकर वो शिकायतें कर रहा है चुनाव आयोग से, लेकिन चुनाव आयोग को उनमें कोई खामी नहीं दिख रही है। तो अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है, और जिस तरह से विपक्ष एकजुट होकर इस मुद्दे पर लड़ाई कर रहा है, जमीन पर उतर रहा है, चुनाव आयोग में शिकायत कर रहा है और कानूनी प्रक्रिया के तहत भी, कानून के जरिए भी लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा है, वो उसको देखते हुए ये मुद्दा लगातार गंभीर होता जा रहा है। सड़कों पर महाराष्ट्र के तमाम जगहों पर जनता जो है पहले ही उतर आई है, और किस तरह से जो मरकटवाड़ी गांव है वहां पर आम जनता ने उसको सही साबित करने के लिए अपनी बात को, यानी ईवीएम पर जो आरोप लगा रहे हैं उसको सही साबित करने के लिए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की, मॉक पोल कराने की जो व्यवस्था की थी उसको रोक तो दिया गया, लेकिन वो अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है। कांग्रेस पार्टी के नेता नाना पटोले क्या कह रहे हैं इसको लेकर, जो चुनाव आयोग ने क्लीन चिट दी है और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है, उस पर क्या कहा है नाना पटोले ने। और सुप्रीम कोर्ट के जाने की भी तैयारी है। भाई ईवीएम पे लोगों का विश्वास नहीं, भरोसा नहीं है, और चुनाव आयोग इसमें दखल नहीं ले रहे हैं, और इसलिए ये आवाज माननीय सुप्रीम कोर्ट तक हम पहुंचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से हम जजमेंट लेंगे, क्योंकि ये जनभावना है, और जनभावना को आदर करना, उनका सम्मान करना हमारा काम है, और हम करेंगे। तो जन भावना का ये सम्मान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग उनकी शिकायतों को नहीं ले रहा है, नहीं मान रहा है। तो ईवीएम के मुद्दे पर जिस तरह से अब सरकार और चुनाव आयोग घिरा हुआ है और वो एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है, अब उस पर भी सरकार को सफाई देनी पड़ेगी, उस पर भी सरकार घिरी हुई है। महाराष्ट्र, पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, एक ही तरह के आरोप और एक ही तरह के नतीजे, एक ही तरह की स्थितियां, ये सारी चीजें बता रही हैं कि किस तरह से वहां पर पूरी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया गया, लेकिन चुनाव आयोग को इसमें कोई भी खामी दिखाई नहीं पड़ रही है। जी समीर जी, चुनाव आयोग को इसमें कोई भी खामी दिखाई नहीं पड़ रही है, और चुनाव आयोग को खामी नहीं बल्कि चुनाव आयोग कह रहा है कि बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है, सब भालो छी, तो चुनाव आयोग का ये कहना है। तो अब चुनाव आयोग के ऊपर जो सवाल निश्चित तौर पर उठना खड़े हो गए हैं कि चुनाव आयोग आखिर कर क्या रहा है, और इसीलिए नाना पटोले कह रहे हैं कि जनता को इस पर कोई भी भरोसा किसी भी
तरीके का नहीं है इन मशीनों पे और चुनाव आयोग के ऊपर। तो चुनाव आयोग भी अब सवालों के घेरे में। जगदीप धनखड़ के बाद अगला नंबर जो है वो चुनाव आयोग को ठीक करने का विपक्ष करेगा, ऐसा समझा जा सकता है समीर जी। तो ये जहां एक तरफ संसद के भीतर जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, वहीं चुनावी प्रक्रिया पर जो आरोप लग रहे हैं और जिस तरह से चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं, चुनाव आयोग निशाने पर है, विपक्ष उसके खिलाफ अब लंबी लड़ाई सड़क पर यानी एक जन आंदोलन तैयार करने में जुटा हुआ है। आम जनता भी इसमें जुटी हुई है। ईवीएम की लड़ाई अब बहुत आगे जाने वाली है, यह साफ दिखाई पड़ रहा है। वहां जिस तरह से गांव गांव में इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और अपनी बात को साबित करने के लिए मॉक पोल्स कराए जा रहे हैं या उनको हालांकि रोक दिया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से वहां जनता में जागरूकता आई है कि अपनी बात को कैसे साबित किया जाए, वो साफ दिखा रहा है कि केवल राजनीतिक दलों का ही आरोप नहीं है, बल्कि जिन मतदाताओं ने वोट दिए हैं और ईवीएम की खामी की वजह से वो उसका परिणाम बिल्कुल उल्टा आया है, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और वहां की आम जनता सवाल उठा रही है जिसने वोट दिया है। उससे ज्यादा जो एक फर्स्ट हैंड अकाउंट हो सकता है वो और क्या हो सकता है? बिल्कुल, उससे क्या हो सकता है। और जनता को ही रोका जा रहा है, मतलब आप कर्फ्यू लगा रहे हैं, वहां मुकदमे कायम कर रहे हैं। अरे भाई, अब वो आपसे नहीं कह रहे हैं कि आप जो है बैलेट पेपर से करा दो चुनाव, वो अपनी पर्चियां डाल रहे हैं कि अपनी पर्ची डालकर हम देखते हैं कि कितने वोट पड़े कितने वोट नहीं पड़े। लेकिन ये चूंकि चुनाव आयोग की गड़बड़ियां जो सामने नहीं आ जाएं कि चुनाव आयोग ने क्या क्या धांधलियां की हैं वो सामने ना आने पाए, तो इसके लिए जो है वहां कर्फ्यू लगाया जा रहा है, लोगों पे मुकदमे कायम किए जा रहे हैं। शरद पवार पहुंचे वहां मरकरवाड़ी गांव में और खबर यह है कि राहुल गांधी भी वहां पहुंचेंगे, उद्धव ठाकरे भी मरकरवाड़ी गांव पहुंचेंगे और यह आंदोलन पूरे देश भर में फैलेगा। 26 दिसंबर से ईवीएम के खिलाफ कांग्रेस का एक आंदोलन शुरू हो रहा है, वो तो हो ही रहा है, बेलगाम से शुरू हो रहा है, वो कर्नाटक से राहुल गांधी के नेतृत्व में आंदोलन शुरू होगा। लेकिन जो बाबा आढाव ने पुणे से आंदोलन शुरू किया वो भी अब महाराष्ट्र में कई जगह फैल रहा है, तुल्यापुर में इस तरह की चीजें हो रही हैं, कई जगहों पर इस तरह की चीजें हो रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट मामला ये पहुंच रहा है, यानी अब धनखड़ के साथ साथ चुनाव आयोग भी निशाने पर विपक्ष के है और इनका इंतजाम विपक्ष को करना है कि ये भारतीय जनता पार्टी के पिट्ठू की तरीके से काम ना करें, ये विपक्ष जो है वो कह रहा है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से अब जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष एकजुट होकर उनको हटाने के लिए अड़ा हुआ है, अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है, वो साफ दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से संसद की कार्यवाही होती है और जो आरोप लग रहे हैं विपक्ष के कि पक्षपातपूर्ण तरीके से सदन का संचालन करते हैं सभापति, वो अब साफ दिखाई दे रहा है कि उसके लिए अब इस स्तर पर विपक्ष को आना पड़ा है कि उनको हटाने के लिए कार्यवाही करनी पड़ रही है। बहुत ही एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन विपक्ष के नेताओं का यह कहना है कि उनको मजबूर होकर यह करना पड़ा, वो काम करना पड़ रहा है जो अब तक नहीं किया गया। अब तक किसी भी सभापति के खिलाफ यानी उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया है, लेकिन अब जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मजबूर हो गया है विपक्ष, ऐसा विपक्ष के नेताओं का कहना है। उसका कारण यह है कि जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, सत्ता पक्ष के नेताओं के लिए कोई अवरोध नहीं उत्पन्न हो रहा है, सत्ता पक्ष के नेताओं की बात भी सुनी जा रही है और सत्ता पक्ष के नेताओं के हंगामे की वजह से संसद की कार्यवाही भी एडजर्न की जा रही है, रोकी जा रही है, ये आरोप है। और अब उन्हीं आरोपों के चलते जगदीप धनखड़ को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ रहा है। अब यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अविश्वास प्रस्ताव का सामना जगदीप धनखड़ करेंगे या फिर उसका सामना करने से पहले इतिहास में इस रूप में अपना नाम दर्ज कराने से पहले वो इस्तीफा देंगे। ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि इस तरह से अपना नाम कोई इतिहास में दर्ज कराना नहीं चाहेगा। हाँ बिल्कुल, धनखड़ इस्तीफा भी दे सकते हैं, जहां तक शर्म वाली बात है अगर वो आएगी तो इस्तीफा दे सकते हैं कि भाई मोदी जी आपका काम हमसे नहीं हो पाएगा, हम तो अब चले, चूंकि आपका दबाव रहेगा। तो जो बात है विपक्ष कह रहा है वो है। इधर प्रियंका गांधी ने भी कहा है समीर जी कि जिस तरीके से राज्यसभा दिन भर के लिए स्थिर कर दी गई, लोकसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थिर कर दी गई, तो प्रियंका गांधी ने कहा है कि ये शर्म की बात है, ये पहली बार है जब मैं देख रही हूं कि सरकार खुद संसद की कार्रवाई बाधित कर रही है। प्रियंका गांधी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा है समीर जी। तो ये बहुत सारी चीजें अब जगदीप धनखड़, संसद की कार्रवाई, ईवीएम मशीनों पर चुनाव आयोग, इन सबको लेकर पूरे देश के अंदर चल रहा है। नरेंद्र मोदी आज कई दिनों के बाद लोकसभा में पहुंचे थोड़ी देर के लिए, पहले दिन ही पहुंचे हैं शीत सत्र में पहली दफा पहुंचे। ठंड थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है तो इसलिए पहुंचे हैं कि गर्मी संसद में कैसी है ये देखा जाए। लेकिन जिस तरीके से मोदी अडानी भाई भाई के नारे लग रहे हैं और जिस तरीके से जगदीप धनखड़ के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, उससे जगदीप धनखड़ का बुरा हाल समझ में आ रहा है कि हो रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी पर चर्चा कराना नहीं चाहते हैं, विपक्ष का ये बार-बार आरोप है। और प्रमोद तिवारी तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये चूंकि संविधान पर चर्चा कराना नहीं चाहते, जो संविधान पर चर्चा होगी तो ये चर्चा होगी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो संविधान का दुरुपयोग कर रही है और संविधान को किस तरीके से खत्म करने की साजिशें रची जा रही हैं, इसलिए इस पर चर्चा कराना नहीं चाहते, इसीलिए बार-बार ये सदन की कार्रवाई स्थगित करते हैं। और जगदीप धनखड़ भी जिस तरीके से अपना उनका काम करने का तरीका है, वो काम करने का तरीका भी इसीलिए इस तरीके से है ताकि सदन के अंदर कोई चर्चा ना होने पाए और सरकार किसी भी तरीके से घिरने ना पाए। जी बिल्कुल, तो सुनते हैं प्रियंका गांधी ने क्या कहा कि किस तरह से आरोप ये कार्यवाही जो है बाधित हो रही है सत्ता पक्ष के लोगों की वजह से। आरोप लग रहे हैं कि विपक्ष के लोग ऐसा कर रहे हैं, जबकि विपक्ष मांग कर रहा है कि अडानी के मुद्दे पर और गंभीर मुद्दों पर चर्चा कराई जाए, लेकिन चर्चा नहीं कराई जा रही है और विपक्ष सत्ता पक्ष के सांसदों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जा रहा है। सुनते हैं क्या कहा है प्रियंका गांधी ने। आज भी सदन नहीं चला और आज बीजेपी के पहली बार देख रहे हो कि सरकार डिस्टर्ब कर रही है। बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं उन्होंने आज सदन में नाम लिया सोनिया जी का। सोनिया जी तो सत्ता पक्ष के सांसदों की वजह से कार्यवाही बाधित हो रही है, लगातार ये विपक्ष का आरोप है और लगातार ये दिख भी रहा है। सत्ता पक्ष के लोग, लोकसभा की कार्यवाही आज भले ही चली कुछ देर तक और प्रश्नकाल आज हुआ, आज प्रधानमंत्री मोदी भी आए कार्यवाही में भाग लेने के लिए। जब से शीत सत्र शुरू हुआ है, पहले दिन हुआ है, तीसरा हफ्ता है ये शीत सत्र का, लेकिन दिन भर के लिए लोकसभा की कार्यवाही फिर स्थगित कर दी गई और राज्यसभा की कार्यवाही पहले ही स्थगित की जा चुकी है। विपक्ष के सदस्यों का कहना है कि ये सत्ता पक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं और जानबूझकर उनके हंगामे के कारण उनका हंगामा भी प्रायोजित है और उसी वजह से बार बार स्थगित की जा रही है ताकि जरूरी मुद्दों पर और जिन मुद्दों पर विपक्ष मांग कर रहा है उस पर चर्चा ना होने पाए। यह विपक्ष का आरोप है। एक बार सुनते हैं कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने इस मुद्दे पर क्या कहा है। प्रमोद तिवारी राज्यसभा में के सदस्य हैं, वो मौजूद रहे जब सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया। राज्यसभा में आज हमने भी देखा, पत्रकार दीर्घा में सारे पत्रकार बैठे थे, उन्होंने भी देखा, सदन की कार्रवाई भी देखी। आते ही चीफ व्हिप इशारा करते हो, पूरी सरकार खड़ी हो जाती है, सत्ता पक्ष खड़ा हो जाता है और सब लोग सदन में व्यवधान देते हैं। मेरा एक आकलन है, मुझे ऐसा लगता है कि मौजूदा सरकार संविधान पर चर्चा नहीं कराने देना चाहती, जो 2 दिन निर्धारित, इसके लिए वातावरण लगाया जा रहा है। मैं किरण रिजिजू जी को समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, आप उपराष्ट्रपति को उसके जाति और धर्म के हिसाब से बांधेंगे? वो पद ऐसा है जिसकी गरिमा के खिलाफ है ये। और अगर मैं कहूं कि आप नेता विरोधी दल को इसलिए नहीं बोलने देते क्योंकि वो दलित समुदाय से आते हैं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगाता हूं कि वो दलित विरोधी। सर आपको बोलने के लिए कहा गया था। मैंने खड़े होकर यही कहा कि संविधान विरोधी है ये सरकार, हम संविधान को मानने वाले हैं, और उसके बाद माइक बंद कर दिया गया, जो कुछ भी आ पाया हो कार्रवाई में। लेकिन जब उनको जितना मौका दिया गया था, कम से कम उसका आधा तो मुझे दिया जाता। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि ये सरकार इसलिए नहीं बोलने देती नेता विरोधी दल को क्योंकि वो दलित समुदाय से आते हैं, 50 वर्ष का उनका अनुभव है, वरिष्ठतम है इस हाउस में, तो ये दलितों का जो अपमान किया इसकी कीमत भाजपा चुकाएगी। किरण रिजिजू जी ने सीधे तौर पर आज सोनिया गांधी जी और जॉर्ज सोरोस का नाम लिया है। इसीलिए तो नहीं हो रही चर्चा, क्योंकि अडानी और मोदी का जो रिश्ता है वो खुल न जाए, इसीलिए तो नहीं बात हो रही। अडानी ने यहां 23,000 करोड़ रुपए रिश्वत किसको दी और उस पर चर्चा करा ले, हम बताएंगे कि सरकार में बैठे हुए सरकार चलाने वाले लोगों को दी।
तो ये बड़े आरोप हैं अडानी के ऊपर, जिस पर चर्चा की मांग कर रहा है विपक्ष। और जिस तरह से प्रमोद तिवारी जैसे वरिष्ठ सदस्य वो कह रहे हैं कि उनका माइक, जब वो बोलने के लिए खड़े हुए, उनका माइक बंद कर दिया गया। जो सत्ता पक्ष के लोगों को समय मिल रहा है उसका आधा तो मिलना चाहिए, कुछ तो मिलना चाहिए। और यही आरोप लगातार जगदीप धनखड़ पर लग रहे हैं, राज्यसभा के सभापति पर, कि वो विपक्ष के लोगों को मौका नहीं दे रहे हैं और जिसकी वजह से अब उन्हें अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, और यही अविश्वास प्रस्ताव का सामना जो जगदीप धनखड़ को करना पड़ रहा है उसके कारण भी उसमें बताए गए हैं और सारी बातें उस अविश्वास प्रस्ताव में लिखी गई हैं कि जगदीप धनखड़ क्या क्या करते हैं और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, ये साफ तौर पे आरोप हैं। और कल तो जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, समीर जी, बहुत गंभीर बात थी। उन्होंने कहा कि अगर ये लोग विपक्ष, मतलब ये सत्ता पक्ष वाले जो हैं, अगर ये तय करके आए हैं कि सदन नहीं चलने देना है, तो आप यानी जगदीप धनखड़ साहब और सत्ता पक्ष जो है वो मिलकर वो डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं। ये उन्होंने कहा, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी। और उसके बाद फिर जो थी वो राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। यानी जैसा ही विपक्ष की तरफ से कुछ बोला जाएगा, सदन की कार्रवाई स्थगित, और सत्ता पक्ष को जो बिना किसी नोटिस के, और आप भी बोलिए और आप भी बोलिए, आप भी बोलिए, सब कुछ बोले जाएंगे। तो आज तो जो किरण रिजिजू थे वो खुलकर जो थे समर्थन में आए सभापति के, जगदीप धनखड़ के समर्थन में, और ये कहा, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि आप विपक्ष कुछ भी आरोप लगाते रहिए, ये इसी तरीके से काम करते रहेंगे बीजेपी के समर्थन में, और बीजेपी इनके समर्थन में खड़ी रहेगी। ये एक तरीके से जो तात्पर्य था जो उनका कहने का, वही समझा जा सकता है। जी बिल्कुल। तो इस मुद्दे पर लगातार संसद की कार्यवाही बाधित हो रही है। आज फिर एक बार लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। तीसरा हफ्ता है, अब इस हफ्ते में 2 दिन और बचे हुए हैं। उसके बाद ये शीत सत्र में 3 हफ्ते किस तरह से एक कुर्बान हो रहे हैं इस मुद्दे पर, कि आखिर अडानी और जो तमाम जनता से जुड़े मुद्दे हैं, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, जो सुष्मिता देव कह रही थी कि तमाम ऐसे मुद्दों पर हम चर्चा की मांग कर रहे हैं, किसानों को खाद नहीं मिल रही है, ऐसे मुद्दे पर हम चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन इन मुद्दों पर हमारा कोई नोटिस स्वीकार नहीं किया जा रहा है। तो इन्हीं पर चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है विपक्ष, लेकिन सरकार इस पर चर्चा नहीं चाह रही है, जिसकी वजह से लगातार सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है, सदन की कार्यवाही स्थगित हो रही है। और दिलचस्प बात यह है कि सत्ता पक्ष के लोगों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित हो रही है। यह आरोप विपक्ष लगा रहा है और यह दिखाई पड़ रहा है लगातार लोकसभा में देखने को मिला कि जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ, 1-1.5 मिनट के भीतर स्पीकर ने उसको कार्यवाही को स्थगित कर दिया। फिर दोपहर जब असेंबल हुई, उसके बाद फिर वही हुआ और फिर दिन भर के लिए स्थगित। यही क्रम पिछले 3 हफ्ते से लगातार चल रहा है। और अब जिस तरह से विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि उसको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, पक्षपातपूर्ण रवैया है सभापति का, अब उन्हें अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा। इस बीच एक और महत्वपूर्ण खबर है, वो ये है कि राहुल गांधी एक बार फिर आम लोगों से मिले, और ये आम लोग इस बार हैं बैंकों के कर्मचारी। तमाम जो बैंकिंग संस्थान हैं उनसे जुड़े हुए कर्मचारी हैं, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की, बिल्कुल उसी तरह जैसे कल हमने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें उन्होंने जो किराना की दुकानें होती हैं, ग्रोसरी स्टोर होते हैं, वहां पर लोगों से और वहां काम करने वाले लोगों से बात की थी। इसका एक उसको ट्वीट भी किया है राहुल गांधी ने, और लिखा है उसमें कि उनकी समस्याओं का भी जिक्र किया है। जो बातचीत उन्होंने की है वो क्या बातचीत उनकी रही है उसका पूरा उन्होंने विवरण दिया है। और लिखा है राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को हर भारतीय को ऋण उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया गया था। मोदी सरकार ने आम जनता की इन जीवन रेखाओं को केवल अमीर और शक्तिशाली निगमों के लिए निजी वित्त पोषक में बदल दिया है। मैंने अखिल भारतीय बैंकिंग अधिकारी परिसंघ के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, जिन्होंने हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की स्थिति और आम लोगों पर इसके प्रभाव पर अपनी पीड़ा व्यक्त की। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को लोगों की तुलना में लाभ को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर किया जा रहा है और इस प्रकार वे जनता की प्रभावी रूप से सेवा करने में असमर्थ हैं। कर्मचारियों की कमी और विषाक्त कार्य वातावरण के साथ उनसे समान अवसर के बिना अप्राप्य लक्ष्यों को प्राप्त करने की उम्मीद की जाती है। महिला कर्मचारियों को समान अवसर या उन्नति नहीं दी जाती है और उन्हें असंतुष्ट जनता का खामियाजा भुगतना पड़ता है। मोदी सरकार को अपने धोखेबाज दोस्तों
के लिए धन के असीमित स्रोत के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का उपयोग करना बंद करना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में साल के अंत में सरकार को लाभांश चेक से भी अधिक होता है। ये उन्होंने जो ट्वीट किया है, तमाम बैंक के कर्मचारियों से, अधिकारियों से, उनके एक प्रतिनिधिमंडल से बात की, उनकी समस्याओं को जाना समझा और उससे संबंधित उन्होंने ये ट्वीट किया है। तो लगातार वो जिन तमाम अलग अलग संगठन के लोगों से, अलग अलग प्रोफेशन के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उनको जनता तक ला रहे हैं। यही नहीं, जो लोकसभा चुनाव के समय जो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र था उसमें भी उन समस्याओं को और उनके निदान के लिए उस घोषणा पत्र में वादे किए गए थे। तो अब ये बैंक कर्मचारियों से राहुल गांधी की मुलाकात हुई है, जिसका उन्होंने ट्विटर पर उल्लेख किया है, बात की है। लेकिन जिस तरह से संसद में जो चल रहा है वो अब बहुत गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि संसद में राज्यसभा, जिसको उच्च सदन माना जाता है, और उच्च सदन में एक और ज्यादा, संसद की तो गरिमा अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन उच्च सदन की गरिमा को और भी ज्यादा महत्व दिया गया है, वहां के सदस्यों को भी, इसीलिए उसको उच्च सदन कहा गया है। और उच्च सदन को चलाने की जिम्मेदारी जिस पर है उसको भी ज्यादा महत्व दिया गया है। लेकिन अगर पूरे के पूरे विपक्ष का उन पर भरोसा ही नहीं रहा, उन पर पक्षपात के आरोप लग रहे हैं, तो ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और उसका एक जो प्रमाण दिख रहा है वो ये कि पूरे विपक्ष को मजबूर होना पड़ रहा है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जगदीप धनखड़ के खिलाफ, जो राज्यसभा के सभापति। जी बिल्कुल, और जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है और इस पर चर्चा भी होगी और उस चर्चा से भागने के लिए सरकार की तरफ से सारे इंतजाम किए जा रहे हैं और तमाम जो है वो कानूनी सलाह ली जा रही है कि किस तरीके से इससे बचा जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। और मोदी जी के लिए 70 साल में जो पहली बार होता है, तो मोदी जी के लिए 70 साल में एक नया रिकॉर्ड जो है ये भी कायम हो गया कि 70 साल में पहली बार ये हो रहा है कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव जो है वो राज्यसभा में लाया जा रहा है। तो 70 सालों में पहली बार जो ये किया हो रहा है। जी बिल्कुल, और संसद में जो गतिरोध बना हुआ है, तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की है और उनसे अनुरोध किया है कि सदन की कार्यवाही बाधित ना हो, ये चलती रहे, आप ये सुनिश्चित करिए, उसमें हमारा सहयोग है। क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि लगातार सत्ता पक्ष के ही सांसद लोकसभा की कार्यवाही भी बाधित कर रहे हैं और राज्यसभा की भी, इसकी वजह से बार बार सदन को स्थगित करना पड़ रहा है। लेकिन आज फिर एक बार लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही स्थगित हो गई। लगातार तीसरा हफ्ता है जब ये कार्यवाही नहीं हो पा रही है, संसद में कामकाज नहीं हो रहा है और उसके लिए जिम्मेदार है संसद, जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं, ऐसा विपक्ष का आरोप है। बहरहाल अडानी के मुद्दे पर चर्चा को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है विपक्ष। चर्चा की मांग स्वीकार होती है या नहीं होती है, और जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आगे क्या रूप लेता है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन अपने आप में बहुत ही गंभीर घटना है कि राज्यसभा के सभापति के खिलाफ विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाने पर मजबूर होना पड़ा है। तो आज के इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।